बच्चों, मॉर्निंग। फिजिक्स बाय शाहिद सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जो बचे हुए कल क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लास्ट तक बने रहे। ओके, चलो। कल हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे थे। आज अगले क्वेश्चन में है मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, तो मैग्नेटिक मोमेंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको आज को बताऊंगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, ओके, ये हर साल आता है। देन इसको कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाता है उसकी मैं तरीका बताता हूं आपको। ठीक है, देखो कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले अपन बात करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। किसी भी एक एग्जांपल को ले लें आप, किसी भी एक एग्जांपल को ले लें। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया Cu+2। फर्स्ट एग्जांपल है Cu+2। Cu+2। अब इसमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, इसका मतलब क्या है? यानी इसकी इसके मूवमेंट्स को निकालना, मैग्नेटिक मूवमेंट्स को भी कैलकुलेट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम? सबसे पहले करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है? 29। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है इसका? आर्गन से उठा रहा हूं मैं, आर्गन 18। सुविधा के लिए 4s बाहर लिखता हूं, फिलिंग ऑर्डर में पहले आता है 4s1 एंड दिस वन 3d10। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बट अगर मैं इसमें +2 लगा दूं, +2 लगाने का मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन तो आउटरमोस्ट सेल से गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां जो जंप करके गया था वो गया। तो यहां इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 9। एक इलेक्ट्रॉन इससे गया, एक इलेक्ट्रॉन इससे गया। देन कितने? देन डी में बचे 9। 9 इलेक्ट्रॉन्स डी के अंदर बचे। अब इसका फिल करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे? एक। इट मींस एन की वैल्यू कितनी हो गई? एन की वैल्यू हो गई 1। फार्मूला क्या है? फार्मूला है ये, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फार्मूला ये रहा। मैग्नेटिक मोमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। म्यू से इसको इंडिकेट करते हैं। कैसे? इस तरह से। फार्मूला है इसका √n और n+2। n+2, ठीक है, n+2, n और √n। मुश्किल, यस, n और n+2, यही तो है। ओके, तो n की वैल्यू कितनी आई इसमें? n की वैल्यू आ गई इसमें 1। देन कितना राइट करेंगे? इसमें राइट करेंगे 1 और ये 1 और ये +2। तो कितना आया? इसकी वैल्यू आ गई, यहां लिखता हूं मैं, इसकी वैल्यू आ गई 3, √3। √3 लिख दो, बोर मैग्नेट्रॉन। या फिर इसकी वैल्यू और आगे अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। तो तरीका इसका ये होगा, यानी जो भी आयन दिया है हमको, उसका सबसे पहले क्या करेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसके बाद में उस पर प्लस कितना लगा है उतने इलेक्ट्रॉन हम आउटरमोस्ट सेल से शुरू करेंगे। उसमें जितने इलेक्ट्रॉन प्लस लिखा उतने इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज आउट कर देंगे। ओके, तो इसमें कितने बचे? 9 बचे। तो ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन लेना में हमें चाहिए क्या? क्योंकि जो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला है उसमें फार्मूला है √n और n+2। तो n मींस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? एक। तो जहां n है वहां पर एक लिख देंगे। ठीक है, तो ये हम सिंप्लीफाई करेंगे √3 बोर मैग्नेट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन इसकी यूनिट लिखना जरूरी है। ठीक है, तो इसका भी नंबर होता है। ठीक है, और या फिर इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं तो 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। पहला क्वेश्चन हो गया। आफ्टर दैट, ठीक है बच्चों, ये समझ में आया? ओके, और अब लेते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल। सेम तरीका का होगा। दूसरा एग्जाम्पल लें तो दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम, यस, सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल किसी का ले, जैसे मान लीजिए मैग्नीज+2 का ले लिया मैंने, Mn+2 का ले लिया, मैग्नीज। अब देखो किस तरह से, वही तरीका। मैग्नीज है तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना है? 25 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे राइट करेंगे? आर्गन 18, सुविधा के लिए 4s बाहर लिख रहे हैं, 4s2 और दिस वन 35।
ओके, अब ये कह रहा है +2, देन +2 है, इसका मतलब क्या हुआ, +2 का मतलब ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए और डी में सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन बचे। तो डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, सब जानते हैं, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हुंड के नियम से सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। कैसे, 1 2 3 4 और 5, इट मीन एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 5, एन की वैल्यू आ गई हमारी 5, एन की वैल्यू आ गई है 5, एन की वैल्यू आ गई 5, एन की वैल्यू आ गई 5, एन की वैल्यू कितनी आई 5। ठीक है, तो एन की वैल्यू 5 आ गई तो फार्मूले में रख दो बस, और क्या है, ये लो एन और n+2। ठीक, तो एन की वैल्यू कितनी है, इज इक्वल टू 5 और 5 + 2 इज इक्वल टू √35 बोर मैग्नेट्रॉन। 35, ये 135, इसे आगे भी करते हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, यहां तक लिख दो काफी। तो ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, होप समझ में आया होगा। फिर से रिपीट कर दूं, जैसे मान लीजिए मैग्नीज किया या कॉपर किया, तो कॉपर में कितना नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 29 का है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो कैसे लिखेंगे, आर्गन 4s1 3d10, यही होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर क्यों आता है, ये फुलफिल के लिए आता था कि स्टेबिलिटी ज्यादा मिले, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये। +2 लगाया, इसका मतलब बाहर वाले से एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन इससे गया, देन 9 बचे, 9, तो डी सबसेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर सेट करते हैं। तो सबसे पहले हुंड के नियम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई, ओनली 1। तो जहां ये फार्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू √n और n+2, तो n क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई, 1, तो जहां n है वहां पर हम 1 लिख देंगे। तो ये कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देन कितना आया, देन आ जाएगा ये 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन, या फिर आप √3 बोर मैग्नेट्रॉन लिखेंगे, देन भी ओके। ओके, इसी तरह से मैंने क्वेश्चन दूसरा किया तो उसमें मैग्नीज का एग्जांपल लिया, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना, 25 है, देन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो आर्गन 18, सुविधा के लिए मैंने 4s को बाहर लिखा, तो फिलिंग ऑर्डर में तो पहले आता है, तो 4s2 बाहर लिख दिया और 35 अंदर लिख दिया, 18 to 20 और 5 25, 18 2 20 और 5 25। ठीक है, +2 लगाया, +2 करेंगे मतलब आउटर मोस्ट सेल यानी बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन रिलीज आउट हो गए, बाहर निकल गए, तो यहाँ बाहर वाले से 2 निकल गए, वो 2 निकल गए, देनो कितने बचे, 5, 5 इलेक्ट्रॉन को किस तरह से डी सबसेल के ऑर्बिटल्स में कैसे सेट करेंगे, ऐसे सेट करेंगे, हुंड के नियम से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 5, तो n की वैल्यू कितनी हुई, 5, फार्मूला क्या है, √n और n+2, तो n जहां जहां लिखा वहां पर 5 लिख दो आप, 5 + 2 30, 5 + 2 7, 7 × 5 = 35, अंडर में तो √35 और बोर मैग्नेट्रॉन आप राइट कर सकते हैं। ये तरीका हो गया क्या, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का। ठीक है, ओके बच्चों, तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना आ गया, होप आ गया होगा। चलो ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है IUPAC नेमिंग वाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें IUPAC नाम लिखेंगे, सबसे पहले मैंने सिंपल वाला लिखा है, ये वाला, तो इसमें 1 नाम में से लिख रखा है इसका, बट मैं फिर भी बता दूं कैसे आया ये लिखना। तो ये दूसरा है, 2 है इसमें। ठीक है, देखो किस तरह से ये नाम लिखते हैं, वो लिखता है, देखो पहला है, फर्स्ट वन इज K2 और Zn और ये OH और वोल्फॉर, ये है इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका बहुत अच्छा तरीका है। सबसे पहले हम ये क्या, हमें सबसे पहले इसको फाइंड आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्या है। जैसे ये पॉजिटिव आयन है, ये सेंट्रल मेटल आयन है, आफ्टर दैट ये लिगेंड। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव आयन कौन सा है, देखो इस तरह से मैं इसका सिंपल वे बनाता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ बना देते हैं या यहाँ बना देते हैं, देखो सबसे पहले पॉजिटिव, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, सेंट्रल मेटल आयन विद ऑक्सीडेशन स्टेट, और बाद में आएगा लिगेंड, और ये नेगेटिव चार्ज। तो नंबर किसका, सबसे पहले किसको हम नंबर देंगे, सबसे पहले इसको नंबर देंगे, यानी इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज, जो बड़े ब्रैकेट के बाहर है, कॉम्प्लेक्स के बाहर है, उसको पहले नंबर पे नाम देंगे। दूसरे नंबर पे नाम देंगे किसको, लिगेंड को। आफ्टर दैट
थर्ड नंबर पे देंगे सेंट्रल मेटल आयन को, ठीक है। चौथे नंबर पे ये इसको, लेकिन इसमें ये माइनस प्लस में ये होगा कि अगर पॉजिटिव आयन दिया है तो पूरी की पूरी सीरीज जो बड़ा ब्रैकेट है ये नेगेटिव हो जाएगा, ओके। और अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। तो या तो ये पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव, क्यों पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव बन गया ये पूरी सीरीज, और नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव बन गया ये पूरी सीरीज, ठीक है। तो इस तरह से नाम लिखते हैं, वैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये लो, ये इसका तरीका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसका नाम लिखे, सबसे पहले नंबर किसका लगाएं, बाहर वाले का, जो पोटेशियम है, यानी पॉजिटिव चार्ज है उसका नाम। तो कितना खास बात इसकी ये है कि पॉजिटिव जो आयन है उनमें जब नाम लिखते हैं तो उनमें उसके नंबर का एक्सप्लेनेशन नहीं होता, यानी संख्याओं के बारे में कोई बातचीत नहीं करी जाती या उसके बारे में कुछ लिखा नहीं जाता है। जैसे संख्याओं के बारे में बातचीत नहीं करना, एक्सप्लेन नहीं करना, एक्सप्रेस नहीं करना, मतलब क्या हुआ, इट मींस इसमें कितने हैं, 2 पोटेशियम है तो डाई पोटेशियम राइट नहीं किया जाएगा। अगर यहाँ पर 3 होते, K3 होते, देन इसमें ट्राई पोटेशियम नहीं लिखा जाता। अगर यहाँ 4 होता तो टेट्रा पोटेशियम, यानी टेट्रा, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये सब लिखा नहीं जाएगा, सीधा सीधा नाम लिखा जाएगा कौन सा, पोटेशियम। देन वी हैव टू राइट हियर पोटेशियम, सीधा सीधा नाम हो गया पोटेशियम। नो डाई, डाई डाई टेट्रा का यूज नहीं होता जब हम किसी केटाइन का नाम लिखते हैं। तो उसके बाद नंबर किसका है, फिर लिगेंड का नाम है। लिगेंड के नाम में खास बात यह है कि अगर वो माइनस वाला है तो नाम के लास्ट में ओ लग जाएगा या ईडो लग जाएगा, ठीक है। अभी ईडो लगने का सिस्टम है, ठीक है, आईयूपीएससी ने किया कि ओ लगाने के बजाय ईडो लगा दें, देन ओके, तो ये ईडो लगाया जाता है, ओके यस। तो इसका नाम लिखेंगे तो ये क्या है, हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा, ये है हाइड्रोक्साइड साइड, इसका बन जाएगा हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सीडो, यानी ओ लग गया, ईडो लग गया, आइड की जगह ईडो हो जाएगा। यू कह सकते हो कि आईडीई है उसकी जगह आईडीओ हो जाएगा, इट मींस यू कह सकते हैं कि ई की जगह हम ओ लगा देंगे, हाइड्रोक्सीडो। तो कितने हाइड्रोक्सीडो हैं, 4। देन वी हैव टू राइट हाइड्रोक्सीडो, वो भी कैसा, टेट्रा हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सीडो, टेट्रा हाइड्रोक्सीडो, ओके। अब खास बात एक और देखो, ये बाहर का है और ये कॉम्प्लेक्स के अंदर का है, तो इनमें थोड़ा सा गैप रखेंगे। ये जो जिंक और ये हाइड्रोक्सीड है इनको एक ही लाइन में विदाउट गैप राइट करेंगे, बट इसको जो बाहर वाला है इसके और अंदर वाला इसके, इनके बीच में थोड़ा गैप, जैसे मैंने गैप छोड़ा यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो ये नाम हो गया टेट्रा हाइड्रोक्सीडो। आफ्टर दैट अब इसका नाम लिखेंगे जिंक, ये क्या है, जिंक। बट ध्यान ये रखना है कि अगर ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव आता है तो नाम में इस सेंट्रल मेटल के आयन का जो नाम लिखेंगे उस नाम में लास्ट में लग जाएगा 8। जैसे जिंक है तो नाम हो जाएगा जिंकेट, ठीक है। तो यहां देखो माइनस है, क्यों, इसको ये टूटेगा तो यहां से टूटेगा, तो ये प्लस का 1 है तो दोनों मिलाकर चार्ज कितना हो गया, टोटल प्लस के 2 चार्ज हो गए, इसका मतलब ये माइनस का 2 है। इसका मतलब माइनस का है तो क्या हो जाएगा, जिंकेट। माइनस आया तो जो भी मेटल का नाम होगा उसके आगे, नाम के आगे लग जाएगा जिंक, 8 लग जाएगा। देन वी हैव टू राइट हियर जिंकेट, जिंकेट। उसके बाद में है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में कैसे निकालेंगे, देखो कॉमन सेंस की बात है, यहां देखो जिंक और 4 हाइड्रो, यहां -2 लग रहा है, ये माइनस का 1 होता है, 4 है, इसका मतलब ये +2 है। कैसे, या फिर इसका तरीका क्या होगा, देखो या पूरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग लिखे तो इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी 2, चलो मैं यहां लिख देता हूं 2, इसकी वैल्यू है 2, तो यहां लिखेंगे 2 प्लस जिंक, इसका तो निकालना है हमें, ये कितना माइनस का 1 होता है तो 4 हो गए इंटू देन माइनस के 4, ठीक है, ओके, इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस दोनों है, ठीक है। पूरी सीरीज है वो माइनस की है, कॉम्प्लेक्स है वो तो माइनस का है और ये प्लस का है, देन ये दोनों मिलकर के न्यूट्रल हो गए, तो देन वी हैव टू राइट हियर 0 एट द लास्ट ऑफ दिस इक्वेशन, यस। सो x इज इक्वल टू हाउ मेनी, x बराबर कितना हो गया, तो x बराबर हो गया माइनस के 4 उधर गए तो प्लस के हो गए, और प्लस वाले 4 जो राइट हैंड की तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, इसके माइनस के हो जाएंगे, यस। तो ये क्या बन गया, x इज इक्वल टू ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का, देन कितना गया 2 इज इक्वल टू 2, तो इसको रोमन नंबर में लिखेंगे इसको 2। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई 2, जिंकेट 2, ठीक है। आयन लिखने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से इसका नाम लिखा जाता है, तो इसका नाम क्या हो गया, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट सेकेंड। हिंदी के लिखेंगे तो, हिंदी में लिखते हैं तो इसका नाम लिखेंगे हिंदी में, यस, पोटेशियम, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सीडो हाइड्रो,
हाइड्रोक्सिडो जिंकेट, जिंकेट, और कैसा है, सेकंड। सेकंड, ठीक है। नाम हो गया पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जिंकेट सेकंड। इस तरह से इसका नाम लिखेंगे। तो ये अपना क्या है, ये इसका फार्मूला है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम जो पोटेशियम, ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद में दूसरा आएगा, दूसरा नंबर आएगा लिगेंड का, तीसरा नंबर आएगा किसका, सेंट्रल मेटल आयन का, फोर्थ वाला तो लास्ट में आता है, ये जो माइनस वाला है वो लास्ट में आता है। ओके, तो खास बात ये है कि ये प्लस आएगा तो ये पूरी सीरीज माइनस की हो जाएगी, इसलिए माइनस उधर से नहीं आएगा। और अगर यह माइनस आएगा तो पूरी सीरीज प्लस की हो जाएगी। तो या तो प्लस माइनस दो बाहर है, उनमें से एक ही आएगा, ठीक है, क्योंकि बचा हुआ काम है वो सीरीज कर जाती है, ठीक है। तो नाम लिखने का तरीका बता दिया मैंने आपको। नाम इस तरह से लिखते हैं, सबसे पहले हम केटाइन का नाम लिखेंगे, पॉजिटिव आयन का जो कॉम्प्लेक्स के बाहर है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स के अंदर एंटर करेंगे तो लिगेंड का नाम सबसे पहले राइट करेंगे। लिगेंड के बाद में जब नाम लिखेंगे तो सेंट्रल मेटल आयन का विद ऑक्सीडेशन स्टेट एज कंप्लीटेड। तो पहला नाम यही है क्या, देखो इसमें नाम भी लिखा है, देखो टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जी, ये पोटेशियम नहीं लिखा है, अच्छा पोटेशियम यहाँ लिखा है, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जी, यस, ये नाम हो गया। आफ्टर दैट दूसरा, इसके आगे लिखे तो एक और करेंगे, ठीक है, चलो साहब ठीक। अब देखो दूसरा एग्जांपल, और दूसरा एग्जांपल लेंगे तो इसमें क्या है, प्लेटिनम के साथ में 4 अमोनिया लग रहा है। बहुत इजीएस्ट वे में ले रहा हूं मैं इसको, ठीक है ना, ये 4। अब इसका लिखना, अब इसका नाम लिखना है अपन को। तो इसमें देखो आगे पीछे कुछ लिखा नहीं, ना केटाइन है ना एनाइन है इसके अंदर, ठीक है, इसी कॉम्प्लेक्स का नाम है। तब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इसमें लिगेंड कितने लग रहे हैं, मोनोडेंटेट के हिसाब से गिनेंगे। तो मोनोडेंटेट में एक तो 4 तो नाइट्रोजन लग रहे हैं, 2 क्लोरीन, तो 6 हो गए। इसका मतलब तो 3 होगा एक्चुअली, बट होगा कितना देखेंगे भी, जो जो भी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ प्लेट नाम लिखेंगे इसका। तो सबसे पहले क्या, केटाइन, केटाइन तो होता नहीं, केटाइन तो है ही नहीं इसमें, है केटाइन इसमें है नहीं, केटाइन नहीं है तो फिर किस पे जाए, लिगेंड। लिगेंड कितने तरह के, 2 तरह के, दीज आर लिगेंड। तो लिगेंड में एक तो है अमीन, एक है क्लोरिडो। तो एक तो है अमीन, अमाइन, और दूसरा है क्लोरिडो, क्लोरिडो। तो अमाइन का ए पहले आता है, क्लोरिडो का सी बाद में आता है। तो सबसे पहले इसका नाम लिखे तो क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे हम, यस, टेट्रा अमीन, यहां लिखेंगे टेट्रा अमाइन, यहां लिख देता हूं टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन। अब इस अमाइन में भी ध्यान रखने की बात है, अमोनिया कंप्लीट आ रहा है, NH3 आ रहा है तो डबल एम लगाएंगे। अगर जैसे मान लीजिए बाइडेंटेट में एथिलामीन होता तो इन AMINE मतलब सिंगल एन लगता। कैसी स्थिति में, जैसे मान लीजिए मैंने EN लिखा, एथिलीन डाइअमीन, तो यहाँ NH2 और ये CH2 अगर होता, ऐसे होता, देन क्या लिखते हैं इसमें, डाइअमीन, एथिलीन डाइअमीन। तो इसमें लिखते हैं एथाइलिन, जैसे नाम लिखते हैं पूरा, एथाइलिन डाइअमाइन। तो अमाइन में यहाँ पर सिंगल एम आता, या सिंगल एम ही आता, बट अमोनिया पूरा है, देन इसमें डबल एम आएगा। ओके, ये ध्यान में रखने की बात है। ओके, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, नाम हो गया इसका, देखो टेट्रा अमाइन डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो। अब है प्लेटिनम, नाम लिखेंगे प्लेटिनम, प्लेटिनम, ठीक है। अब इसमें देखो 2 क्लोरीन लग रहे हैं, ठीक है, 2 क्लोरीन लग रहे हैं, तो यहां पर चाहो तो आप 2 लगा सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें लिखा नहीं था। देन क्या आ जाएगा, देखो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देखनी है तो इसका एक्स कर दो, ये तो +0, और ये अमोनिया तो लोन पेयर वाला है तो 0 चार्ज है, और ये माइनस कर दो, यही होगा, ठीक है। और रिजल्ट कितना बता रहा है, ये रिजल्ट बता रहा है -का 2, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का, तो 0। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर 0, बट 0 तो होती नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको ना लिखूं तो ये लो, ठीक है। ओके, अमोनियम तो कितना आ जाएगा, 2, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस का 2, कुछ लिखा नहीं है, देन ओके, यस, तो यहां हो जाएगा 2 सेकेंड, सेकेंड है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ मैं, ये लो, ये लो प्लेटिनम सेकेंड। तो कहने का मतलब हमको टेक्निक समझने, टेक्निक समझने तो कैसे, सबसे पहले हम केटाइन, केटाइन इसमें नहीं है तो देन क्या करेंगे, लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। लिगेंड कितने तरह के, 2 तरह के, एक तो अमीन, एक क्लोरिडो। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे क्या, ये अमाइन का ए पहले आता है, क्लोरिडो का सी बाद में आता है। तो अमाइन पहले लिख देंगे, तो टेट्रा कितने अमाइन है, 4, देन टेट्रा अमाइन,
और डाइक्लोरिडो, 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरिडो, और प्लेटिनम, प्लेटिनम आगे पीछे कुछ लिखा नहीं है। देन क्या हो जाएगा इसका, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, यहाँ पर 0, ये माइनस को, इसका मतलब कितना हुआ, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2, तो यहाँ पर प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर 2। तरीका समझना आपको, सबसे पहले हमें कैटायन का नाम लिखना है जिसमें डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं करना। उसके बाद लिगेंड का नाम देना, अगर लिगेंड सेम है तब तो डाई ट्राई टेट्रा एक्सा लगा के पेंटा एक्सा जो भी होता है, जितने भी होते हैं, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए एक्सा, ऐसे लगा देंगे। अगर लिगेंड अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, अलग अलग है तो क्या करेंगे, तो फिर उनका अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नाम लिखेंगे। जैसे अमाइन का ए पहले आता है, क्लोरिडो का सी बाद में आता है, तो अमाइन का पहले लिख देंगे, क्लोरिडो का बाद में लिखते, तो टेट्रा अमाइन डाइक्लोरिडो। उसके बाद नंबर आता है सेंट्रल मेटल आयन का, देन प्लेटिनम, फिर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। ये उसका तरीका होता है, ठीक है। ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो प्लेटिनम, प्लेटिनम, और कितना है, सेकेंड, बस ये इसका तरीका होता है, ठीक है। तो चलो बच्चों आगे चलते हैं। ओके, अब उसमें देखो आगे, ओके, तो ये दोनों नाम हो गए, इस तरह से अपन इसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, आफ्टर देखो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर वाली है, इसको मैं बाद में करा देता हूँ, ये भी उसके बाद में से दोनों रिलेटेड है, नो मेंशन। उसके बाद गिव आईयूपीएसी नेम, चलो ठीक है, आईयूपीएसी नेम वाला सिस्टम क्या है, आईयूपीएसी नाम, ये आईयूपीएसी नाम तो आ गया इसका, ओके। उसके बाद देखो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ इन, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इन एक्वस मीडियम, यानी जलीय माध्यम में क्षारीयता का क्रम, ये दोनों देखो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा आता है। देखो क्या कह रहा है, देखो दोनों समझना अपन को, एक्वस मीडियम में यानी जलीय माध्यम में और गैसीय माध्यम में, दोनों में समझना। देखना इधर, तो सबसे पहले मैं जलीय माध्यम जो इसमें एक्वस मीडियम है उसमें बता देता हूं आपको। तो देखो कैसे, यहां पर इसका ट्रिक है, ये है मेथिलएमीन, मेथिलएमीन, और दूसरा है एथाइल अमीन, एथाइल अमीन, ये दोनों के लिए। तो एक्वस मीडियम में और गैसियस मीडियम में दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा वो देखना है। इसके लिए ट्रिक क्या बनेगी, इसके लिए ट्रिक बनेगी 213, 213। चाहो तो अमोनिया के लिए 0 लगा सकते हो, ना लगाओ तो लास्ट में अमोनिया लगाना, ध्यान रखना आपको। और ये होता है 231। कैसे, 2 का मतलब 2 डिग्री है, 1 का मतलब 1 डिग्री है, 3 का मतलब 3 डिग्री, ओके। और इसमें वही 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि मेथिलएमीन जो अगर उसको वाटर में लेंगे, एक्वस मीडियम में लेंगे, तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर जो है वो डाई मेथिलएमीन का होगा, उससे कम होगा 1 डिग्री यानी मेथिलएमीन का होगा, और उसके बाद में ट्राई मेथिलएमीन का होगा। यानी 2 डिग्री का सबसे ज्यादा, 1 डिग्री का उससे कम, 3 डिग्री का सबसे कम। कैसे लिखें इसको, देखो इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले क्या है, 2 डिग्री, 2 डिग्री है तो मेथिलएमीन को 2 डिग्री करें तो CH3 होल ट्वाइस NH, NH, क्योंकि अमोनिया में 3 नाइट्रोजन के साथ 3 H होते हैं ना, तो 2 H की जगह क्या आ गया, मिथाइल आ गया, तो ये 2 डिग्री हो गया, दिस वन इज द 2 डिग्री। इससे कम कौन है, इससे कम है 1 डिग्री, देन लेस देन मेथिलएमीन, यस, ये लो, ये 1 डिग्री, दिस वन इज द 1 डिग्री, ये 1 डिग्री हो गया, ओके। आफ्टर दैट 3rd डिग्री, 3rd डिग्री इससे भी कम है, तो लेस देन, यस इट इज द ग्रेटर देन 3rd डिग्री, सो वी हैव टू राइट हियर 3rd डिग्री, ये लो, ठीक है बच्चों। और फिर उसके बाद में ये आ गया कौन सा, 3rd डिग्री। देखो 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 3rd डिग्री, और अमोनिया आपको लास्ट में लिखना है, सो वी हैव टू राइट हियर अमोनिया, ये सबसे, ठीक है। तो 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3rd डिग्री, दिस वन इज द 3rd डिग्री। आप इसे चाहो तो 0 डिग्री कर दो, ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये ट्रिक है इसको याद करने की, 213, 213, 213, ओके। और एथिलएमीन के लिए इसे उल्टा कर दो, यानी ज्यादा आ जाएगा इस तरह से, 231, देन वी हैव टू राइट हियर, क्या लिखेंगे इसमें, यहां लिखेंगे ये 2 डिग्री सबसे पहले, तो ये एथिल, 2 एथिल लगा दिए, ये लो, और ये NH। अब H में अमोनिया में एक ही बचा, अमोनिया में क्या है, C2H5 है ना, ये लो। तो अमोनिया में N के साथ 3 H होते हैं, तो 2 H की जगह 2 इथेल आ गए, तो 2 डिग्री हो गए, दिस वन इज द 2 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि मेथिल और एथिल दोनों 2 डिग्री वाले सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं, दोनों 2 डिग्री वाले, ठीक है, ओके। लेस देन, इट इज द ग्रेटर देन, अब है 1 डिग्री, 3rd डिग्री,
C2H5 होल थ्राइस और ये N। अब नाइट्रोजन के जो तीनों हाइड्रोजन थे, तीनों की जगह क्या आ गया? एथिल आ गया। ठीक है, एथिल आ गया। इसको इस तरह से लिख देते हैं, ये लो, यस, C2H5 ये होल थ्राइस हो गए। उसके बाद 2 डिग्री से कम हो गया, थर्ड डिग्री से कम हो गया 1 डिग्री, एथिल अमीन। अब एथिल एक ही है तो जाहिर है NH2 लिखेंगे, एक H की जगह ही तो आया है, एक H की जगह ही तो आया है ये, तो C2H5 और ये NH2, ये लो। और अमोनिया के लिए ये अमोनिया, यस यस। तो यहाँ ये ट्रिक हो गई इसकी, 213 231। मेथिलएमीन में एक कार्बन तो 213 कर दो, और एथिलएमीन में ज्यादा आता है एक कार्बन, देन 231 कर दो, खाली 1331, ये लो साहब। तो aqueous मीडियम में इसका बेसिक स्ट्रेंथ हो जाता है। अच्छा, गैसियस मीडियम में करने की जरूरत नहीं है, गैसियस मीडियम में तो 3rd डिग्री सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है? 3rd डिग्री। मैं बताता हूं अभी आपको, देखो कैसे, उसको मैं ऐसे बता सकता हूं, ये लो, ये लो, ये देखो, यहां बताता हूं आपको, ये लो कैसे। गैसियस मीडियम में देखना, इधर अमोनिया और 1 डिग्री 2 डिग्री 3rd डिग्री अमीन। जैसे मान लीजिए मैंने 1 डिग्री किया, देखो 1 डिग्री किया तो या सीधा अमोनिया कर दो, नो मेंशन, जैसे अमोनिया है, अमोनिया है। ठीक है, ये इसका बेसिक स्ट्रेंथ किस तरीके से होगा? यानी बेसिक स्ट्रेंथ इसको मेजर किया जाएगा किस बेस पर कि ये इलेक्ट्रॉन कितना इजियर वे में देता है। जितना इजियर वे में इलेक्ट्रॉन देगा तो वो गैसियस होगा। तो अमोनिया है, मान लीजिए किसी जरूरतमंद जैसे H+ को इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो ये दे देगा। इसमें क्या होगा देखो, समझना है, इस नाइट्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन लग रहे हैं, 3 हाइड्रोजन लग रहे हैं, और ये लोन पेयर है, और ये इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन देने में नाइट्रोजन अपने नेचर के अकॉर्डिंग इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है देगा, लेकिन तीनों के तीनों हाइड्रोजन, इन तीनों हाइड्रोजनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दे और चाहे ना दे, ना तो इसको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ना ही इसको कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो ये अपने टेंडेंसी के अकॉर्डिंग बट दे देगा। बट यहां पर मैं अगर एक आर कर दूं, यहां एक आर कर दूं, और ये NH, और ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन देगा किसको? H+ को। तो यहां क्या होगा, ये दो तो कोऑपरेट करने वाले नहीं है, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ा देगा, ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता, तो ये कहेगा भाई तुम इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, दे रहा हूं, देन के लो मेरी तरफ से भी ले। तो ये और भी इजियर वे में देगा, और इजियर वे में देगा तो क्या हुआ? 1 डिग्री अमीन है भाई, 1 डिग्री अमीन जो है वो ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ वाला। अब 2 आ गए तो जैसे 3rd वाला करूं मैं, R और ये R और ये H, ये लो, ठीक है। अगर मैं इसको करूं मैं, जैसे मान लीजिए 2 R आ गए, 2 R आ गए मान लीजिए, ठीक है, और ये N और ये R, ये 2 R आ गए, और ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और ये किसी को H+ देना चाहता है, ये किसी को H+ देना चाहता है, H+ को इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये लो, ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसके लिए हेल्पफुल कितने हो गए? 2 जने, 2 तो हेल्पफुल हो गए। ये अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो हमें हमारी तरफ से भी तो, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे तो ये और भी इजियर वे में देगा इसको H+ को। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इजियर वे में देगा तो ये 2 डिग्री वाला है वो और भी ज्यादा हो। इसी तरह से 3rd डिग्री कर दो, ये लो, एक R यहाँ लगा दो, एक R यहाँ, तीनों डिग्री में, नो मेंशन, यस। देन ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन देना चाहता है किसको? किसी जरूरतमंद को, जैसे प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, लेकिन ये तीनों जो इसके सब्स्टिट्यूट लगे, ये तीनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले। तो जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ और बढ़ाई जा रही है, तो ये और भी इजियर वे में देगा, ये जी इजियर वे में देगा, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ और भी ज्यादा हो गई। तो गैसियस मीडियम में तो 3rd डिग्री सबसे ज्यादा, इन गैसियस मीडियम कह दो, गैस कह दो, तो इसमें तो 3rd डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, और अमोनिया सबसे कम होता है। बट अक्वस मीडियम में मेथिल और एथिल दोनों के लिए लिया है, तो उसमें 2 डिग्री, मेथिल अमीन के लिए 213 नंबर है, 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3rd डिग्री, एंड लास्ट में अमोनिया, ठीक है। और एथिल अमीन के लिए 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री एंड ग्रेटर देन 1 डिग्री, आफ्टर दैट अमोनिया, ठीक है। तो ये लिक्विड मीडियम में, लिक्विड जो आएगा इन लिक्विड, या एक्वस कह दो, लिक्विड की जगह एक्वस कहेंगे तो बेटर रहेगा। ये इन एक्वस मीडियम यानी जलीय माध्यम में, और ये गैस में तो ऑर्डर हो जाएगा ये, और जलीय माध्यम में हो जाएगा ये वाला। मेथिलअमीन है तो मेथिलअमीन के लिए क्या हो जाएगा? 213, और ये एथिलअमीन के लिए हो जाएगा
ये हो जाएगा 231। लास्ट में तो वो नहीं आता ये। इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? ओके, चलो ठीक है, ये हो गया। चलो साहब बढ़िया है। तो ये इस तरह से हो गया, होप समझ में आएगा। अब अगला क्वेश्चन लिखा, व्हाई इज एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन कीटोन? क्या कह रहा है ये कह रहा है एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। इट मींस क्या कह रहा है ये कि एल्डिहाइड एल्डिहाइडों की क्रियाशीलता कीटोनों से कम है, कीटोनों से ज्यादा है, एल्डिहाइड है वो कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसका रीजन क्या है? देखो, दो रीजन है इसका, दो रीजन है इसके, कारण है दो रीजन, यानी कारण, दो कारण है इसके, दो कारण कौन से है? पहला कारण नंबर है इलेक्ट्रॉनिक रीजन। दो ही रीजन है इसके, एक तो है इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा है यानी इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, अवरोध जिसे कहते हैं, अवरोध। ठीक है, हाँ, व्यवधान उत्पन्न करने वाली बात है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा देखो, दो रीजन है, यहां समझा देता हूं उसको मैं। दो रीजन है। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक रीजन है। देखो, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में रिएक्टिविटी का क्या डिफरेंस है? एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और कीटोन है वो कम रिएक्टिव होते हैं। इसका रीजन क्या? दोनों को देखते हैं। देखो, यहां देखो, ये मैं एल्डिहाइड बनाता हूं और यहां पर मैंने H और H लगा दिया, इधर मैंने कीटोन लिख दिया। चलो यहां लिख देते हैं, नो मेंशन कीटोन। तो कीटोन में क्या होता है? दोनों कार्बन की जो वैलेंसीज है, जो सिंगल वैलेंसीज है, वो किससे जुड़ी होती है? आर कर दो, चलो ठीक है, आर में सब आ गया, मेथिल एथिल सब आ जाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये एल्डिहाइड, ये कैसा है? ये है HCHO, यानी ये एल्डिहाइड है, और ये क्या है? RCOR, यानी कीटोन है। दिस वन इज द कीटोन। ठीक है, ये कीटोन है, क्योंकि इसमें जो यहाँ क्या होता है, या तो RH होता है या HH होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? ये एल्डिहाइड है, CHO बन जाता है। यहाँ पर RCOR, ये कैसी है? ये इस तरह का RCOR, ये इस तरह का है। ठीक है, तो ये कीटोन है। अब ये कह रहा है कि ये कम रिएक्टिव, यहाँ कौन आएगा? देखो, न्यूक्लियोफाइल कोई भी आएगा, माइनस वाला कोई भी आएगा, नो मेंशन। न्यूक्लियोफाइल का मतलब OH माइनस, CN माइनस, कितने भी हो सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लो, OH माइनस। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हो गया? OH माइनस, CN माइनस, या फिर हैलाइड माइनस, कोई जो माइनस वाले हैं जनरली, वो उनको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, तो करेगा कहाँ? ये खुद माइनस है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो कहाँ अटैक करेगा? प्लस वाले पे। तो प्लस वाला बनाओ इसको, इसमें इसके ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो ये डेल माइनस हो गया और डेल प्लस हो गया। इजी, चलो साहब ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल सीधा इसको जगह मिल गई, अब ये अटैक करेगा इसके ऊपर आकर, कार्बन। अब ये इस पर आकर जुड़ने के, इसको पॉजिटिव सेंटर तो मिल गया, इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियोफाइल आकर यहाँ अटैक करेगा। बट इसके अटैक करने में इसका विरोध करने वाले दो इसके पड़ोसी हैं, दो सब्स्टिट्यूट। ठीक है ना? यस। तो यह क्या होगा? ये ना तो इसकी पॉजिटिविटी, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पोलरिटी आ गई है, डेल प्लस माइनस की वजह से क्या पोलरिटी आ गई है, इस पोलरिटी को ये ना तो कम करते हैं ना बढ़ाते हैं, ना तो बढ़ाते हैं ना घटाते हैं। ठीक है, नहीं घटाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, इसका मतलब ये इनकी तरफ से ना तो कोई इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ डेंसिटी बढ़ाई जा रही है, ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाई जा रही है। कुल मिलाकर ये पॉजिटिव रहेगी तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल इजी वे में यहां पर आकर जुड़ जाएगा। तो यहां पर ये जुड़ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये इस तरह से जुड़ जाएगा, ये जो भी है। देखो, ये सी, ये दिस वन, और यहाँ ये O आ गया, और ये न्यूक्लियोफाइल ऊपर आकर जुड़ जाता है। ठीक है? ये न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ जाता है इसकी। ठीक है, बाद में ये मीडियम से प्रोटॉन लेकर के H बन जाता है, वो एक बात की बात है। बट इसके यहाँ रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं अपन। तो एल्डिहाइड है, इनके जुड़ने में इलेक्ट्रॉनिक रीजन, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज बाय, नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increases by H एटम्स। ये H एटम्स होते हैं, H एटम्स यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा
परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं बढ़ाया जाता, नहीं बढ़ाया जाता। तो ना तो घटाया जाता ना बढ़ाया जाता, नहीं बढ़ाया जाता तो क्या पोलरिटी ऐसी की ध्रुवता ऐसी कैसी रहेगी, यानी प्लस माइनस ऐसा रहेगा, प्लस रहेगा तो माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल इस पर टिक करेगा। अब यहाँ इसकी स्थिति देखो, यहाँ पर भी कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, OH माइनस वाला या कोई सा भी आएगा, देन ये इधर से इधर आएगा तो ये डेल माइनस है और ये डेल प्लस है, तो जाहिर है इस पर ही आएगा ही। यानी ये बॉन्ड जो CO बॉन्ड है ये पोलर हो गया, इसमें पॉजिटिवनेस और नेगेटिवनेस आ गया, तो यहाँ कार्बन पॉजिटिवनेस है। लेकिन ये क्या करते हैं दोनों, ये तो दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले हैं। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले, तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे तो इसका पॉजिटिवनेस कम हो जाएगा। जब पॉजिटिवनेस कम हो जाएगा तो माइनस वाला इस पर अट्रैक्ट क्यों होगा, समझ गए। यानी दोनों, यानी एक तरह से ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव या इसकी पॉजिटिविटी को कम करते हैं, या फिर ये कह देंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, या फिर ये कह देंगे कि ये जो एल्किल ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट वाले हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, बोथ आर ग्रुप्स यानी एल्किल ग्रुप्स इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब क्या होता है, ये प्लस आर है, प्लस आर नॉट प्लस आर, प्लस आई इफेक्ट, याद दिस वन। तो ये है प्लस आई इफेक्ट, यानी प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट बढ़ा देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं। जब इसकी पॉजिटिवनेस है वो बैलेंस हो जाती है, बैलेंस होगी तो पॉजिटिवनेस कम होगी, कम होगी तो न्यूक्लियोफाइल आने की हिम्मत नहीं करेगा। ओके इस तरह से। तो यहां ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं, यानी ये शॉर्ट में कहें तो ये प्लस आई इफेक्ट नहीं दिखाते हैं और ये प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। हम यहां कह सकते हैं, यहां पर प्लस आई इफेक्ट, नो प्लस आई इफेक्ट, या यहां लिख दो नो प्लस आई इफेक्ट। शॉर्ट में लिखे तो ऐसे लिख सकते हो आप कि ये प्लस आई इफेक्ट नहीं दिखाते हैं, इसलिए माइनस वाला इस कार्बन पे आके जुड़ जाता है, और यहाँ ये प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, तो इसकी पॉजिटिवनेस कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ अट्रैक्ट कम हो जाएगा। एक तो रीजन ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक वाला। अब आ जाओ दूसरे पे, दूसरा रीजन एक और लिखते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस नंबर 2। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस देखो क्या कहता है ये स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी अवरोध से मतलब है, अवरोध करता है। अवरोध कैसे, अवरोध ऐसे, दोनों की डिजाइन फिर से बनाता हूं, ये एल्डिहाइड बना दिया मैंने और ये न्यूक्लियोफाइल, ये डेल माइनस है और ये डेल प्लस है। न्यूक्लियोफाइल इस पर आएगा, नो मेंशन आएगा, ओके आएगा। तो यहां क्या होगा देखो, ये इस पर आएगा, इसका विरोध करने वाले, इसका न्यूक्लियोफाइल का प्लस कार्बन प्लस पर आने का विरोध करने वाले कौन है, दोनों एच, दोनों कमजोर है, और दोनों कमजोर है तो यहां पर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं करेंगे, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस यानी अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकते, कमजोर है ये, इसलिए आकर के जुड़ जाएगा, इसका मतलब रिएक्टिविटी है, इसका मतलब ये रिएक्टिविटी हो जाएगी, यानी रिएक्शन हो जाएगी, क्रियाशीलता या क्रिया हो जाएगी, यहां पर क्रिया पॉसिबल है, रिएक्टिविटी पॉसिबल है। बट अगर मैं यहां लिख दूं ये आर ऑल्सो आर, ये लिख दूं तो अब ये देखो वही सेम सिस्टम, अगर न्यूक्लियोफाइल इस पर आना चाहता है तो ये डेल माइनस हो जाएगा, ये डेल प्लस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल तो ऊपर से ही आएगा, नो मेंशन। अब इसका इस पर जुड़ने का विरोध करने वाले दो हैं, और दोनों के दोनों कैसे हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स, स्थूल मॉलिक्यूल्स है। कैसे, इसको मैं और दिखाता हूं आपको, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं आपको, ऐसे भाई ये ऐसे है, सी डबल बॉन्ड और ये सी एच, इधर कर दिया एच, इधर कर दिया एच, फिर ये सी एच कर दिया, एच कर दिया और ये एच, ओहो देखो जाल फैला लिया इसने, कितना अवरोध उत्पन्न कर दिया, कितना हिंड्रेंस बना दिया इसने। तो ये न्यूक्लियोफाइल आएगा कैसे, इसको जगह ही नहीं मिलेगी भाई, ये इसको जगह ही नहीं मिलेगी, इधर से आने की जगह ही नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं, यानी अवरोध उत्पन्न करते हैं, इसलिए न्यूक्लियोफाइल इस पर आकर जुड़ ही नहीं पाएगा। इसीलिए कीटोन की क्रियाशीलता या कीटोन की रिएक्टिविटी इज लोअर देन एल्डिहाइड्स। क्लियर है, चलो। तो एल्डिहाइड और कीटोन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, एल्डिहाइड रिएक्टिव है। उसका रीजन क्या है, रीजन दो है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक रीजन है, इलेक्ट्रॉनिक रीजन का मतलब हाइड्रोजन जो एल्डिहाइड में जुड़े होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट नहीं बढ़ाते, इसलिए कार्बन है वो एज इट इज पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ जाएगा, इसका मतलब क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी है। ओके बढ़िया बात। लेकिन दूसरा रीजन जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस वाला है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस में भी यही होता है, कार्बन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल आएगा तो कार्बन पर जुड़ेगा, कार्बन पर जुड़ेगा, लेकिन इसका विरोध करने वाले कौन है, एल्डिहाइड में तो दो हाइड्रोजन है, या एक एल्किल और एक हाइड्रोजन है, तो भी क्या हुआ 50% का रेशियो, तो भी उसमें एक एच ही होता है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस यानी अवरोध कम होता है। लेकिन कीटोन में तो दोनों के दोनों आर है भाई, दोनों के दोनों CH3 है, CH3 तो ये जाल सा बना लेते हैं, इसमें ये आ ही नहीं पाएगा, चारों तरफ फैले, इसको ढके हुए सारा का सारा, अवरोध ज्यादा है।
ठीक है, और वो ज्यादा तो ये ना आ नहीं आ सकेंगे, तो कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है इजी, इसलिए एल्डिहाइड है वो कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, समझ गए, ऐसा होता है। चलो ठीक है, ओके, चलो फिर करते हैं, हो गए, तो ये इस तरह का सिस्टम है। चलो साहब ठीक है, ये एल्डिहाइड कीटोन ज्यादा रिएक्टिव है, ये हो गया, ये हो गया। फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन मैग्नेटिक एंड प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री, यस दिस वन। अब हमने 4 एग्जांपल, अगला क्वेश्चन जो है उसमें 4 एग्जांपल लेंगे, और 4 एग्जांपल, 3 एग्जांपल, 3 ही 3 एग्जांपल है, NiCl4, NiCO4 और NaCO3 होल 6, यस। तो यहां देखो, ये एक तो वीक लिगेंड वाला है, दूसरा है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला है, और तीसरा भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों लिगेंड वाले एग्जांपल हमने लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लेंगे, किसका, NiCl4-2। तो देखो इस तरह से लिखेंगे हम इसको, इसका मैं बना ही देता हूं, ज्यादा सही रहेगा। यहां ले लो आप मे बी 30, इसको लिखेंगे 30 नंबर पेज पे कर लो। NiCl4 है ना, चलो यहां कर देता हूँ नॉन आंसर, ये लो, ये लो NiCl4, दिस वन, ये लो, यहां कर देते हैं, ठीक है, ओके। देखो पहला एग्जांपल है NiCl4, NiCl4 और -2, -2 हो सकता है आपको ना दे वो, ठीक है, तो ये मैंने लिखा है, ना दे तो भी ये -2 ही होता है। देखो हम क्या क्या मालूम कर रहे हैं, फाइंड आउट करना है आप लोगों को, क्या क्या, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, उसके बाद में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसके बाद में मैग्नेटिक मोमेंट, मोमेंट, और उसके बाद में ज्योमेट्री। यानी सबसे पहले करेंगे संकरण अवस्था, संकरण अवस्था, फिर चुंबकीय गुण, फिर चुंबकीय आघूर्ण, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, और फिर है ज्यामिति। ये चीजें हमें मालूम करनी है इस कॉम्प्लेक्स की। तो देखो ये सारी प्रॉपर्टी होती किसकी है, सेंट्रल मेटल आयन की, यानी सेंटर में जो आयन होता है, मेटल आयन होता है, उसी की प्रॉपर्टी है सारी। तो हम इस सेंट्रल मेटल को उठाएंगे, देखो। और वैसे भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, मैग्नेटिक, ये सारी की सारी क्या है, जैसे चुंबकीय गुण है, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक मोमेंट है, चुंबकीय गुण है, ज्योमेट्री मींस ज्यामिति, ये किस बेस पर ली जाती है, ये कैलकुलेट की जाती है हाइब्रिडाइजेशन बेस पर। तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण अवस्था पर। संकरण अवस्था किसकी होती है, किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी अणु की जो संकरण अवस्था है वो हमेशा किसकी निकाली जाती है, केंद्रीय धातु आयन की, या केंद्रीय जो आयन होता है, एक सेंट्रल जो एटम होता है उसकी निकाली जाती है। ओके, तो इसकी निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले निकल, निकल का क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। निकल का एटॉमिक नंबर कितना, 28। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो आर्गन से उठा दो, आर्गन 18। आफ्टर दैट सुविधा के लिए 4s बाहर लिख रहा हूं, बाकी बिलिंग ऑर्डर पहले होता है। तो 4s2, 18 और 2 20, बच गए कितने, 28 है तो 8, तो 3d8। ये इसका क्या होता है, इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब चलो साहब इसमें कितना लिखा है, अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देखो, इसकी निकालो। तो मान लीजिए ये x है, और ये क्लोरीन माइनस का होता है, तो माइनस के 4 है, और ये रिजल्ट आ रहा है माइनस का 2। तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस का 2 और प्लस का 4, इसका मतलब कितना है, 2। इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल से, इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं हम, Ni+2, 28 एटॉमिक नंबर है। देन क्या लिखेंगे, आर्गन 18, और ये 4s तो चला गया, नो मेंशन, तो 3d पे 8 ही बचा, और ये 4s0, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन चले गए, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, 2 है, तो 0, ये 0 है, ध्यान रखना, ये 0 है, ठीक है, ओके। तो डी में, डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन कितने फिलअप है, 8, तो हुंड के नियम से एक एक भरेंगे, 1 दिस वन 2 3 4 5 6 7 8, और ये दिस वन, यस। सो वी फाइंड द 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इन दिस वन, हमको 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिल गए इसमें, चलो बढ़िया बात है। बट 4s में कितना है, 4s में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि 4s तो 0 है। अब क्या है, निकल के साथ में कितने लिगेंड लग रहे हैं, 4, और हमें खाली कितना मिला, 1, ठीक है, हमें 1 मिला है, तो 1 मिला है, तो ये तो मुश्किल, तो फिर 4 लगाना पड़ेगा ना, 4 लगाना पड़ेगा, तो क्या होगा, देखो इसमें आगे। अब ये क्लोरीन है, कि क्लोरीन अगर स्ट्रॉन्ग होता तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को एक में इकट्ठा कर देता, ठीक है, एक में इकट्ठा कर देता। बट ये क्लोरीन कैसा, क्लोरीन तो है नहीं। अच्छा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का एक ट्रिक है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है वो
वो लिगेंड होता है या वो स्पीसी होती है जिसके अंदर कार्बन हो या फिर नाइट्रोजन या फिर दोनों हो। तो इसमें ना तो कार्बन है ना नाइट्रोजन है क्लोरीन के अंदर, तो देन ये कैसा है, ये वीक है। तो सी और एन या एन और सी वाले वो तो होते हैं स्ट्रॉन्ग, बाकी सारे होते हैं वीक। तो ये वीक है तो हम यहां लिखेंगे सिंस, इसलिए क्लोराइड इज ए वीक लिगेंड, वीक लिगेंड, सो इट कैन नॉट गैदर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ये गैदर नहीं कर पाएगा। यानी क्या है, क्लोराइड एक वीक यानी कमजोर, कमजोर लिगेंड है, कमजोर लिगेंड है, अतः यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, ऐसे कैसे रहेंगे, यानी खाली भी नहीं मिलेंगे, खाली नहीं मिलेगा तो खाली कितना मिला, एक। अब यहां 4s वाला भी है, इसका मतलब 4s है तो चौथा सेल है, चौथे सेल के अंदर तो चार सब सेल होते हैं, चार उपकोष होते हैं। कौन कौन से, 4p भी होता है, 4d भी होता है, 4f भी होता है। तो चौथा सेल अगर प्रेजेंट है देन उसमें s p d f चारों होंगे। देन इसमें हम लेंगे p को, p के अंदर कितने होते हैं 1 2 3, तो हमें तो चार ही चाहिए, तो एक तो ले लेंगे s का और 3 ले लेंगे p का। तो ये कैसा, कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में आया, s एंड p3, s एंड p3। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3। तो मैं यहां लिख देता हूं, चलो आगे लिख देते हैं, नो मेंशन। ये लो, तो यहाँ कौन सा हो गया sp3, तो यहां लिख देंगे हम, ये चार हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गए 1 2 3 4, यानी 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड डाइज्ड ऑर्बिटल, ऑर्बिटल यानी 4sp3 संकरित कक्षक, चार बन गए और चार ही चाहिए क्योंकि चार लिगेंड है। तो यहाँ क्या होगा, ये क्लोराइड इलेक्ट्रॉन डालेगा इसमें, इलेक्ट्रॉन डालेगा, ये क्लोरीन इसमें इलेक्ट्रॉन डालेगा, ये क्लोरीन इसमें अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा, ये क्लोरीन इसमें, ये क्लोरीन इसमें अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा। अब ये बेस मिल गया हमको, बेस मिल गया, देन नो प्रॉब्लम। अब क्या होगा देखो, अब तो करना क्या है, अब यहां से लिख देता हूं, थोड़ी जगह पड़ी है, यस यहां से कर देता हूं मैं, ये लो, तो चार बन गए। और कैसा हाइब्रिडेशन हुआ, sp3, sp3 हुआ। तो sp3 में क्या होता है, चार है, चार का मतलब या तो ये sp3 वाला है, ये कैसा होता है, टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय। तो हम लिखेंगे इसकी ठीक है, ओके यस। तो ये कैसा है, चतुष्फलकीय हो गया। चलो बढ़िया बात है, बट सबसे पहले हम किसको करेंगे, जब हमारे पास रॉ मेटेरियल सारा आ गया तो क्या लिखेंगे, संकरण अवस्था आ गई यानी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आ गई, देन हम लिखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो यहां लिखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे यानी चुंबकीय गुणों की बात करेंगे। चुंबकीय गुण में क्या होता है, यहाँ पर दो ही चीजें बतानी है, या तो अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय, यानी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हाइब्रिडाइजेशन के बाद में है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद में, संकरण के बाद में अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो वो पैरामैग्नेटिक है, अदरवाइज वो डायमैग्नेटिक है। तो यहाँ क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन होने के बावजूद भी इसमें दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, अयुग्मित है, और अयुग्मित है तो ये होगा पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। तो चलो साहब, चुंबकीय गुण हो गए, उसके बाद में करेंगे चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का फायदा क्या है, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन किससे, म्यू से। म्यू का मतलब क्या हुआ, एन और n+2, यही तो होता है। ये फार्मूला कई बार कर चुके, डी ब्लॉक वाले भी कर चुके हैं, नोमन सर। या सो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो। सो हम यहाँ राइट करेंगे 2+2+2, तो 2+2 4, 4 2 8, √8, √ और ये बोर मैग्नेट, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट है। अब रही बात किसकी, इसकी हाइब्रिड, इसकी ज्योमेट्री की। तो ज्योमेट्री कैसे लिखेंगे, कैसे है, चार है तो चार के अंदर क्या होगा, या तो है स्क्वायर प्लेनर या है टेट्रा। तो sp3 में हमेशा ट्रिक से याद रखो कि sp3 में टेट्राहेड्रल होता है, इजी, ओके। तो टेट्राहेड्रल हो तो टेट्राहेड्रल स्थिति कैसी होती है, ये देखो किसमें है ni, टेट्राहेड्रल ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो ये Cl, ऑल्सो Cl, दिस वन Cl एंड एट लास्ट दिस वन Cl, ये इस तरह की होती है। इसमें कितना एंगल है, 109 डिग्री एंड 28 मिनट का एंगल होता है, ठीक है। ये इसकी ज्योमेट्री, ठीक है, पहला हो गया। अब चलो दूसरा करते हैं। अब दूसरा कौन सा एग्जांपल है, देखो
दूसरा एग्जाम्पल करेंगे तो NiCl4 के बाद देखो, या CO4, NiCO4 के बाद CO4 कर देते हैं, ठीक है, NiCO4, NiCO4, चलो साहब ठीक है, NiCO4, ठीक है, ओके, यहां कर देते हैं NiCO4। NiCO4 में देखो, NiCO4 तो सेंट्रल मेटल ये ना, तो क्या हो जाएगा इसका निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही, आर्गन 18 और ये 4s2 और 3d8, ठीक है, ओके। अच्छा, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बोनिल किसी भी सेंट्रल मेटल आयन के साथ या मेटल आयन के साथ जुड़ता है तो उसमें क्या हाइड बॉन्डिंग की वजह से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को जीरो कर देता है वो, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसकी एज इट इज रहेगी, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो रहेगी, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम ऐसा कैसा रहेगा, 3d8 एंड 4s2 एज इट इज राइट रहेगा। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5, 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें तो एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, बट यहाँ CO कैसा है, CO कार्बोनिल, कार्बोनिल के अंदर C आ गया, और C आ गया तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस कार्बोनिल इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, strong ligand, strong ligand, so it can pair to the unpaired electron, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, उसके बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो क्या हुआ, ये लो सा, ये पूरा का 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 4s खाली रह गया, एक खाली रह गया। लेकिन लिगेंड कितने लग रहे हैं, 4, तो हम क्या होगा, इसमें ये 4s है, ये 3d है, तो ये 4p वाला भी ले लेंगे 3, इसमें 3 ले लेंगे, 1 2 3, तो ये लो साहब ये बन गया, तो ये हो गया s और ये p3, वो का वो सेम सिस्टम आ गया, sp3 है, sp3 हाइब्रिडेशन आ गया। देन क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें पहले, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी चुंबकीय गुण की बात करें, चुंबकीय गुणों की बात करेंगे, चुंबकीय गुणों की बात करेंगे तो क्या होगा, देखो सारे के सारे पेयर में, इसका मतलब डायमैग्नेटिक, इट मींस प्रतिचुंबकीय, सारे के सारे पेयर में तो प्रतिचुंबकीय। उसके बाद में बात करेंगे अपन किसकी, मैग्नेटिक मूवमेंट की, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें तो म्यू इज इक्वल टू √n और n+2, यही तो होता है फायदा, यही तो होता है इसका फार्मूला। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, हाइब्रिडेशन के बाद में एक भी नहीं है, एक भी तो जीरो, देन वी हैव टू राइट हियर 0, where the n is placed we can write the 0 in the place of n, yeah, so we can write here 0 plus 2, then we have to write here इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 बोर मैग्नेट्रॉन। we have to write also यूनिट हमेशा लिखनी पड़ेगी हमको, ठीक है। ये मैग्नेटिक मोमेंट की बात आ गई। रही बात इसके ज्योमेट्री या फिर ज्यामिति की, यस, ज्यामिति की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, यस, कैसा है sp3 में क्या होता है, टेट्राहेड्रल, तो इसमें क्या लिखेंगे, Ni, टेट्राहेड्रल स्थिति ऐसी होती है 109 डिग्री 28 मिनट का उसमें एंगल होता है, ये लो NiCO4, ये हो गया, ओके। अब उसके बाद में दूसरा भी है, वो किसका है, वो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड का है, तो अमोनिया के साथ भी करवा सकते हो, ये लो एक अमोनिया वाला कर दो फिर कोर्स। तो तीसरा एग्जांपल ये लो साहब, CO और NH3 और ये प्लस का 3 लिखा हुआ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 या 3 होती है, जाहिर है, ओके, यस। सो सेंट्रल मेटल इसका कौन है, कार्बोनिल यानी कोबाल्ट, नॉन कार्बोनिल, कोबाल्ट, यस। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो इसका, आर्गन 18, दिस वन 4s2 और 3d7, यही तो हुआ। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, यहाँ प्लस है, ये तो x, ये 0 × 6 तो 0, और इज इक्वल टू रिजल्ट कितना है, प्लस का 3, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, प्लस की 3, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी इसकी 3, तो यहाँ 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, CO+3 का मतलब ये हुआ कि इसमें 2 तो इसमें से चले गए, एक इसमें, तो 6 बचे इसमें, तो आर्गन 18 और ये 3d6 एंड 4s0, 6। तो डी में क्या स्थिति है, 1 2 3 4 5, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और ये 6, 4 इलेक्ट्रॉन है। और इसमें कैसा है, NH3, नाइट्रोजन आ गया, देन क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसको ये क्या कर देगा,
इनको अनपेयर्ड को पेयर में चेंज कर लेगा, ठीक है। तो क्या, सिंस अमोनिया इज, सीधा लिख देता हूं, ये लो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसको पेयर कर देगा, ये पेयर कर देगा तो ये चारों इलेक्ट्रॉन 2 में आ जाएंगे। तो नतीजा क्या होगा इसका, नतीजा इसका ये होगा 1 2 3 1 2 3 4, तो ये 4, तो ये एक इसमें आ जाएंगे दोनों, तो ये 2 इसमें थे, 2 इसमें आ गए, कैसे भी कर दो नो मेंशन, और इसमें यस 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, ये इसमें आ गए, ठीक है, इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए और 2 इसमें आ गए, ये लो साहब, और एक एस का बच गया, ये 3D का आ गया और ये 4s का। तो अनपे खाली कितने बचे, 2, डी में बच गए 1, एस में बच गया 1, तो ये तो दो ही हुए खाली, लिगेंड कितने लग रहे हैं, 6 लग रहे हैं, ओहो मुश्किल। देन क्या करेंगे, इसको इस तरह से करो ना, यहां से यहां तक 6 तो 4 को आ जाएगा 2 में, तो या D2 आ जाएगा, D2 करेंगे इसको, यहां इसको इस तरह से लेंगे हम, ये लो, तो क्या होगा, कितने आए इसमें, ये लो 1 2 3 4 5, कितने हैं, ये लो, और ये 2 इसमें आ गए, अगर 2 इसमें आ गए, ये लो साहब, 2 बच गए डी के, 3D के 2 बच गए, 3D के 2 बच गए, ठीक है ना, 3D के 2 बच गए, गुड, ठीक है, यस 3D के तो ये हो गए, 4s के ये हो गए, इसको भी मिटा देते हैं यहां से, ये लो, और 4s के एक, तो कितने इलेक्ट्रॉन, कितने बटी बचे, 2 तो डी के और एस का 1, अब 3 आए, लेकिन लिगेंड लग रहे हैं 6, तो आपको 4p भी लेना है, 4p में p में 3 होते हैं 1 2 3, तो ये p3, तो कितना हो गया, ये हो गए 1 2 3, कितने हो गए 6 4 5 6, ये लो, ठीक है, D2sp3, तो ये गया 6D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ये लो, कौन डाल रहा है लिगेंड, कौन सा लिगेंड डाल रहा है, अमोनिया, अमोनिया लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन डाल रहा है, तो यहाँ 6 के 6 अमोनिया इसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे, ये लो, ये लो, यस अमोनिया 6 के 6 इसमें डाल रहा है, ये 6 के 6 अमोनिया इसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहा है, तो 6 D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, बस ठीक है। अब तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो, यानी चुंबकीय गुणों की बात करें तो, हाइब्रिडाइजेशन के बाद में खाली एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, सारे के सारे पेयर में, इसका मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इट मींस क्या हुआ, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। चलो साहब, मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो, चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो, यानी म्यू इक्वल टू क्या हुआ, √n और n+2, ये तो होता ही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है तो 0, और 0+2 इसका मतलब क्या हुआ, 0 बोर मैग्नेट्रॉन, ये लो साहब। ज्योमेट्री की बात करें तो, ज्योमेट्री की बात करें तो ये आगे लो, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री कैसी है, कितने हैं, कितने कितने लगे, 6 में कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ये लो, ऑक्टाहेड्रल लेंगे तो इसको ऐसे बना देता हूँ, क्या है बीच में, बीच में तो कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ में कितने लग रहे हैं, अमोनिया 6, या दिस वन दिस वन दिस वन या दिस वन, ये लो अमोनिया अमोनिया अमोनिया, ये 6 के 6 अमोनिया जो है इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाल रहे हैं, ये दिस वन अमोनिया, तो ये कैसी ज्योमेट्री हो गई, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय, अष्टफलकीय, ठीक है, इस तरह का सिस्टम होता है, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कोटेंशन, यानी लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड संकुचन क्या है, संकुचन का मतलब क्या है, एटॉमिक रेडियस का कम हो जाना, यानी परमाणु त्रिज्या का कम हो जाना, यानी साइज का कम हो जाना। तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों में ही क्या होगा, इनकी जो एटॉमिक साइज है उसका वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड को एलन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें कौन आते हैं, इसमें आते हैं सीरियम 58 से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक के एलिमेंट आते हैं, लेंथेनॉइड में यही होते हैं। कहते क्यों है इसको, वो इसलिए क्योंकि लेंथेनम के बाद शुरू होता है, ये 57 के बाद आता है सीरियम, और यहां से शुरू होता है, ठीक है। दूसरा आता है एक्टिनॉइड, तो एक्टिनॉइड को AN या ACN से शो करते हैं, तो ये कितना है एक्टिनॉइड्स, ये कहां से शुरू होंगे, थोरियम 90 से लेकर और लोरेंसियम 103 तक की, ये 14 एलिमेंट्स है, ये दिस वन 14 दिस वन 14। तो ये कह रहा है कि लेंथेनॉइड यानी सीरियम से ल्यूटीशियम तक जाएंगे तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, इट मींस इनकी साइज में रिड्यूसमेंट आता है, यानी रिड्यूसिंग होती है, या फिर कहेंगे कि इसकी साइज कम हो जाती है।
यानी एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस कह दो या साइज कह दो, ये रिड्यूस हो जाती है। किसकी वजह से होती है? वो होता है वजह जेड इफेक्ट का बढ़ जाना, जेड इफेक्ट बढ़ जाता है। ठीक है, किसकी किसके रेफरेंस में या किससे कंपेरेटिवली बढ़ जाता है? ये बढ़ जाता है शिल्डिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट है उसकी, उसके कंपैरिजन में जेड इफेक्ट की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। तो लेंथेनॉइड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर इनकी एटॉमिक साइज में कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि शेल्डिंग इफेक्ट की बजाय जेड इफेक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, और जेड इफेक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है तो न्यूक्लियस है वो आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, और ज्यादा अट्रैक्ट करेगी तो साइज कम हो जाएगी। ठीक है, डी ब्लॉक में कहो या पीरियड में कहो, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होती है, जल्दी हम ये कहते हैं। ठीक है, लेकिन उसी कम होने को यहां क्या कह दिया? लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में लेफ्ट टू राइट जाने पर कॉन्ट्रैक्शन कह दिया। जो साइज कम होती है, एटॉमिक रेडियस कम होती है, उसको इसने कॉन्ट्रैक्शन कह दिया, बस इतना सा बात है। तो देखो, तो थोरियम में भी ऐसा ही होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, राइट जाएंगे तो जेड इफेक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। किसकी रेफरेंस में? शेल्डिंग इफेक्ट की रेफरेंस में ये कम हो जाता है। इसकी वैल्यू कम होती है, इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। ज्यादा होती है तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज है वो डिक्रीज हो जाती है, साइज घट जाती है। तो लेंथेनॉइड में साइज घटती है, उसको कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और एक्टिनॉइड में, एक्टिनॉइड कहां से? थोरियम 90 से लेकर लोरेंशियम 103 तक के एलिमेंट है, इनमें लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज है वो घट जाती है, आकार घट जाता है। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, शेल्डिंग इफेक्ट की वैल्यू घट जाती है, इसलिए ऐसा होता है। तो ये हो गया लेक्टिनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन। संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कम होने से ही है यहाँ पर। ठीक है, वहां साइज कम होने को यहाँ लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड में कह दिया क्या? कॉन्ट्रैक्शन, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, फर्दर क्वेश्चन इज, अब ये साइंटिफिक नेम रिएक्शन, चलो साहब सबसे पहले है फिंकेलस्टाइन, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। तो फिंकेलस्टाइन में क्या आता है? देखो, फिंकेलस्टाइन में सबसे पहले रिएक्शन है फिंकेलस्टाइन, 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 फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा? एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन किससे करवा दो? सोडियम आयोडाइड से, सोडियम आयोडाइड से। एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है ये, एसीटोन, ताकि ये कोई प्रेसिपिटेशन बनता है तो उसको अब्सॉर्ब कर ले, रिएक्शन अपनी है इसलिए। तो एल्किल हैलाइड की यहाँ हेलोजन क्या आएगा? हेलोजन आएगा क्लोरीन ब्रोमीन, क्योंकि आयोडीन तो आना ही है इसके अंदर, आयोडीन तो इसमें आता है, तो एक्स और Na ये निकल जाएगा और R और I जुड़ जाएगा, एल्किल आयोडाइड, और ये NaX, तो ये आयोडाइड बन गया, एल्काइल आयोडाइड, आयोडाइड। ठीक है, एल्किल आयोडाइड, आयोडाइड, आयोडाइड बनता है बस फिंकेलस्टाइन में, बस यही बात है, वो सोडियम हैलाइड है। ठीक है, ये रिएक्शन है फिंकेलस्टाइन। इसके साथ में दूसरी रिएक्शन एक और है, स्वार्ट, नंबर 2 इज स्वार्ट। स्वार्ट तो नहीं है इसमें, 2 तो नहीं है खैर, बट कोई बात नहीं, बता देता हूँ, ये दोनों साथ में ही आती है, ये दोनों, एक आती है स्वार्ट रिएक्शन, दोनों साथ ही आती है। स्वार्ट रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन में क्या होता है? यहां इसमें आई आया, उसकी जगह फ्लोरीन आ जाएगा। कैसे? एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन करवा दो आप कोई भी मेटलिक फ्लोराइड से। टेम्परेचर अगर एनवायरमेंट का कम है तो थोड़ा सा टेम्परेचर दे दो, वरना टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है। अगर जैसे गर्मी का मौसम है दिन तो 40-50 डिग्री, 40-45 डिग्री रहता है तो कोई देने की जरूरत नहीं। हाँ, ठंडा मौसम है तो थोड़ा सा टेम्परेचर देना पड़ता है ताकि रिएक्शन हो जाए। तो इसमें क्या होगा? ये मेटल जो है हेलोजन के साथ निकल जाएगा, फ्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा एल्किल के साथ। ये लो साहब, तो एल्किल फ्लोराइड बन गया, और ये एम जो है हैलाइड के साथ। तो इसकी रिएक्शन लिखें तो इसको थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं, दिस वन या एल्किल फ्लोराइड, ये। ठीक है, अब देखो कैसे इसका एग्जांपल, एग्जांपल तो होगा कॉमन एग्जांपल, तो ये हो गया। अब करेंगे थोड़ा सा इसका एग्जांपल देते हैं, ये तो कॉमन है। जैसे R की जगह मैंने CH3 कर दिया, X की जगह मैंने क्लोरीन कर दिया, यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई सा भी ले लो, नो प्रॉब्लम। मेटेलिक फ्लोराइड में कई सारे ले सकते हैं आप, सिल्वर फ्लोराइड भी ले सकते हैं, सिल्वर मेटल हो गया, फ्लोरीन है। आप कोबाल्ट फ्लोराइड ले लो, चाहे एंटीमनी फ्लोराइड ले लो, ठीक है, चाहे मर्क्यूरस फ्लोराइड ले लो, मर्क्यूरस कर लो, चाहे तो मर्क्यूरिक फ्लोराइड जो भी है फ्लोराइड ले लो, Hg2F2 ये ले लो, कोई सा भी ले लो। तो नतीजा क्या होगा? ये हैलाइड इनके साथ निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए इसके साथ निकला तो क्या बन गया? मेथिल फ्लोराइड, मेथिल फ्लोराइड बन गया, और Ag के साथ Cl जुड़ गया, तो सिल्वर हैलाइड, सिल्वर क्लोराइड जुड़ गया। अगर ये एल्किल हैलाइड, जैसे मान लीजिए मेथिल क्लोराइड मैंने ले लिया, तो इसके साथ ये जाए फ्लोरीन, या क्लोरीन की जगह क्या है? फ्लोरीन, या फ्लोरीन 2 है तो बैलेंस कर दो, तो यहाँ क्या होगा? ये Cl और कोबाल्ट निकल जाएगा, और ये 2CH3
और ये F, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, कोबाल्ट के साथ क्लोराइड। ये एंटीमनी में फ्लोरीन 3 है, क्योंकि एंटीमनी की वैलेंसी कितनी है, 3 होती है। तो यहाँ पर भी चाहे CH3 कर दो, सब में एक ही बात आएगी। ये लो, इसके साथ रिएक्शन हो रही है, तो इसमें 3 है तो यहाँ 3 लगा दो, तो 3, तो ये बन गया 3CH3, और ये क्या है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन आ जाएगा, और एंटीमनी के साथ में फ्लोरीन आ जाएगा। यहाँ Hg2F2 है तो वहां पर CH3 ये लग जाएगा, नो मेंशन। ये CH3, ठीक है, Cl कर दो, और यहाँ Hg2, इसको इसके साथ रिएक्ट करा दो इसको, देन क्या होगा, ये 2 है, चाहे 1 कर दो, नो मेंशन। ये लो, यहाँ पर भी 2 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, तो क्या होगा, 2CH3 और ये F, और ये क्या आएगा, Hg, और ये Cl। ये लो, Cl2 ऐसे कर सकते हो, चाहे तो 2HgCl लगा दो, एक ही बात। तो यहाँ मेटलिक फ्लोराइड है, उसके साथ में रिएक्शन होगी एल्किल हैलाइड की, तो फ्लोरीन है वो क्या आ जाएगा, एल्किल के साथ आ जाएगा। ये स्वाट रिएक्शन होती है, ठीक है। अगली बात और करते हैं, देखो, चलो साहब, दूसरी है वुड्स और वुड्स फिटिक। दूसरी रिएक्शन वुड्स रिएक्शन, दोनों करवा देता हूं साथ में, वुड्स, और दूसरी आती है फिटिक। फिटिक फिटिक रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, और ये फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन, वुड्स में क्या है, एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, एल्किल हैलाइड है, 2 मॉलिक्यूल लेने हैं सोडियम के साथ प्लस X, और ये R, ठीक है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में लेना है इसको, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। देन क्या होगा, ये दोनों हेलोजन दोनों सोडियम के साथ निकल जाएंगे और हायर एल्केन बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, R, और ये R प्लस 2 NaX, X की जगह आप क्लोरीन ब्रोमीन ले लो कौन सा। ये क्यों, कौन सी हो गई, वुड्स। इसमें एलिफेटिक लिए एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल, और यहाँ फिटिंग में क्या होगा, फिटिंग में आप लोगे एरोमेटिक हैलाइड, कोई सा भी एक्स, क्लोरीन ब्रोमीन कोई सा भी लगा दो, और वही सेम तरीका है, 2 सोडियम लेने हैं प्लस इसमें वही सेम X, और ये दिस वन, ओके, या ओके, और ये वही डाई ईथर लेना है, ठीक है। तो ये दोनों X है, दोनों Na के साथ निकल जाएंगे, और ये दोनों डाईफेनिल या बाईफेनिल बन जाएंगे। ये मैं यहां लगा देता हूं 2NaX, तो ये है डाईफेनिल, डाईफेनिल, ये लो साहब। ये तो वुड्स में आ जाएगी एल्किल हैलाइड, और फिटिंग में आ जाएगी एरिल हैलाइड या बेंजिल हैलाइड, यानी इसमें एलिफेटिक है, इसमें एरोमेटिक है, ठीक है। दूसरी अगली रिएक्शन है डायजोनियम और सैंडमायर, यस, डायजोनियम के साथ सैंडमायर रिएक्शन करनी है अपन को। डायजोनियम, तीसरा, डायजोनियम साल्ट होता क्या है, देखो, डायजोनियम एंड सैंडमायर ही है, डेंजमायर इसके साथ रिएक्शन करनी है। दोनों में बता देता हूँ, सैंडमायर और गटरमान दोनों आ जाएंगे, कैसे, देखो, ये बेंजीन डायजोनियम कहीं भी लगा दो इसको, N2, और ये Cl कर दो, चाहे X कर दो, नो मेंशन। ये बेंजीन डायजोनियम है, बेंजीन डाइअजोनियम, अजोनियम, क्लोराइड, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, ठीक है। रिएक्शन किसके साथ करानी है, Cu2, इसकी रिएक्शन करानी है अपन को, इसकी रिएक्शन करानी है अपन को किसके साथ, HCl के साथ। यहाँ Cl है तो यहाँ भी Cl ले लो, नो मेंशन। दूसरा भी ले सकते हो, नो मेंशन, ये तो रिप्लेस होने वाला है। तो इसकी किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, कॉपर हैलाइड की प्रेजेंस में, Cu2 Cl2 कर दो, चाहे तो CuCl कर दो, कॉपर के साथ हैलाइड होगा, ठीक है। यहाँ पर Cl लिया तो यहाँ भी Cl लेना मस्ट है, ओके। देन क्या होगा, ये H इसके साथ निकलेगा, ये Cl इसके साथ निकलेगा, Cl निकलेगा तो क्या, ये माइनस HCl आ जाएगा, और N2 है मॉलिक्यूल की फॉर्म में, तो ये N2 निकल जाएगा, ठीक है। अब ये जगह खाली, तो Cl इस पे आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, ये लो साहब, ये लो साहब, ठीक है। तो यहाँ जुड़ गया ये, और ये बाकी ऐसा, ये है सैंडमायर, दिस वन इज द सैंडमायर, ये सैंडमायर रिएक्शन है, यानी सैंडमायर रिएक्शन है। अच्छा, दूसरी चीज आती है गटरमान। गटरमान में क्या होगा, ये हैलाइड की जगह कॉपर पाउडर ले लो आप, कैसे, यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, इस तरह का सिस्टम है ये, इसमें डायजोनियम क्लोराइड है, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर HCl लेना है, लेकिन यहाँ पर आपको हैलाइड नहीं लेना है, कॉपर पाउडर लेना है, कॉपर पाउडर, तो भी काम वही होगा, Cl इसके साथ निकलेगा, और ये N2 इसके साथ यहाँ है मॉलिक्यूल के फिर निकल जाएगा, Cl आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्लोरोबेंजीन या बेंजीन क्लोराइड, ये ऐसे, ये गटरमान हो गई, ठीक है। तो सैंडमायर में कॉपर के साथ हैलाइड लेना है,
और गठमान में आपको कॉपर का पाउडर लेना, बस इतनी सी बात है। ओके चलो साहब ठीक है, अगली रिएक्शन और देखो। स्टीफन रिएक्शन कौन सा है? डायजोनियम गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस देखो, अगली रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस रिएक्शन यानी गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया। अभिक्रिया गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो इसको मैं जहां से है वहीं से उठा देता हूं, थैलेमाइड से उठाएंगे इसको। येलो साहब बेंजीन, और ये थैलेमाइड में सीओ, ऑल्सो सीओ, और ये NH। येलो साहब थैलेमाइड, दिस वन इज द थैलेमाइड। थैलेमाइड ठीक है, थैलेमाइड ठीक है। इसकी रिएक्शन करवा दो आप KX के साथ। KX के साथ को तो HX तो गया इसका, और K इसकी जगह आ जाएगा, तो बन गया ये क्या? ये बन गया पोटेशियम थैलेमाइड। पोटेशियम थैलेमाइड, दिस वन इज द पोटेशियम थैलेमाइड। पोटेशियम थैलेमाइड, पोटेशियम थैलेमाइड। ओके, अब इसकी रिएक्शन करा दो आप RX के साथ। तो X है वो K के साथ चला गया, और R इसकी जगह आ गया। ये लो, क्या जुड़ जाएगा? ये लो साहब, तो ये NR आ गया। तो ये बन गया एल्काइल थैलेमाइड। अल्काइल थैलेमाइड, थैलेमाइड, एल्किल थैलेमाइड, थैलेमाइड, ये एल्किल थैलेमाइड। ओके, अब एल्किल थैलेमाइड की रिएक्शन आप दो तरह से करा सकते हैं। एक तो करा सकते हैं आप NaOH से, 2NaOH से रिएक्शन करा दो इसकी, तो इसके दोनों H है वो कहां जुड़ेंगे? यहां करके इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो ये बन गया RnH2 यानी 1 डिग्री अमीन, और ये जो ONa है वो दोनों की जगह जुड़ जाएगा। मैं यहाँ बना देता हूँ नो मेंशन। ये CO तो था ही, यहाँ पर ONa सोडियम थैलेट बन जाएगा ये, और क्या? तो ये 1 डिग्री अमीन, ये है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे स्टीफन रिएक्शन। गाटरमान कोच, अच्छा गाटरमान कोच वाली रिएक्शन है ये। तो गाटरमान कोच की बता देता हूँ क्या होता है। बहुत इजी रिएक्शन है। गाटरमान कोच में देखो, एक है गाटरमान कोच, गाटरमान कोच या कोच रिएक्शन, कोच अभिक्रिया। गाटरमान कोच रिएक्शन, गाटरमान कोच, इसमें क्या होगा? बेंजीन के ऊपर रिएक्शन हो रही है कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में HCl की, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 की, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। देन क्या होगा? यहां से जैसे मान लीजिए यहाँ है, यहाँ पर सब जगह H होता है, तो H है वो Cl के साथ यहाँ से टूटेगा और ये जाएगा, HCl गएगा, और ये H और CO इसके साथ अरेंज हो जाएगा। एकदम से नॉर्मल काम। ये लो बेंजल्डिहाइड बन गया, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ये गाटरमान कोच है। वो गाटरमान थी जिसमें कॉपर पाउडर काम में लिया था, ये गाटरमान कोच है जिसमें एल्डिहाइड बनता है। ओके, वहां एलाइड बनता है, यहाँ बनता है। चलो ठीक है, और देखेंगे। फिर उसके बाद में करेंगे अपन, गाटरमान होगा स्टीफन और रोजेनमुंड। चलो साहब ठीक है, स्टीफन रोजेनमुंड की बात करेंगे। स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन में क्या है? बेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है, इसका रिडक्शन कराना है। ये कैसी रिएक्शन है? रिडक्शन टाइप की रिएक्शन है, और इसमें SN और प्लस HCl लेंगे, बाद में SnCl2 बन जाएगा, वो एक अलग बात है। SN और HCl देन इसकी प्रेजेंस में यहाँ क्या होगा? यहाँ पर आप स्क्रैप भी ले सकते हैं। स्क्रैप का मतलब ये कच्चा बेकार का लोहा जो होता है वो भी ले सकते हैं आप यहाँ पर। तो इसकी प्रेजेंस में क्या होगा? देखो इसमें हाइड्रोजन जुड़े कितने? 2s तो यहाँ जुड़ गए और 4h यहाँ जुड़ गए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीन में, NH2, और 2 ऑक्सीजन को 4 हाइड्रोजन लेके चले जाएंगे, तो ये बन गया एनिलीन, एमिनो बेंजीन, ये एनिलीन। ठीक है, ये स्टीफन रिएक्शन है। आफ्टर देट देखो गाटरमान स्टीफन रोजेनमुंड। अब उसके बाद में रोजेनमुंड रिएक्शन देखेंगे।
रोजेनमुंड, अगली है रोजेनमुंड रिएक्शन, रोजेनमुंड रिएक्शन, रोजेनमुंड अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, इसमें होता ये है, चाहे ये दे तो चाहे कोई सा लिख दो, एक ही बात है ये। COCl, COCl हेलाइड है, एसिटिल हेलाइड या फिर बेंजोइल क्लोराइड है, चाहे आप इसकी जगह RCOCl भी कर सकते हैं, ये लो RCl और ये CO, RCOCl, ठीक है। इसका भी क्या होता है, रिडक्शन होता है, हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, जो भी है हाइड्रोजन कितने आएंगे देखेंगे वो, ये लो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो क्या होगा इसमें, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ये पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। पैलेडाइज्ड, पैलेडियम क्या करता है, रिडक्टेंट है, लेकिन इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, तो इसकी कैपेसिटी को रिड्यूस करने के लिए बेरियम एज ए पॉइजन काम करता है, ये एज ए पॉइजन, ये पॉइजन का काम करता है, यानी इसकी जो रिएक्टिविटी है पैलेडियम की उसकी थ्रू कम करता है, कम की जरूरत है इसको। तो पैलेडियम रिडक्टेंट क्या करेगा, इसमें क्या होगा, दो एच काम करेंगे इसमें, तो एक एच तो इसको लेके निकल जाएगा, दूसरा एच इसकी जगह जुड़ जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में, प्लस HCl। यहाँ भी वही सेम सिस्टम है, ये दो एच कर दो, ये लो पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट, तो ये पॉइजन का काम करेगा, एक एच इसके साथ, दूसरा एच यहीं जुट जाएगा, ठीक है, ओके, यस। देन RCO और ये H और प्लस HCl, तो ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड, नो मेंशन, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ये सिस्टम इसका, ठीक है। ये रोजेनमुंड की रिएक्शन हो गई। आफ्टर दैट नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो फर्दर रिएक्शन है उसकी बात करेंगे अपन, क्या, हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शंस। हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, अगली है हेल वोलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, हेल वोलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, जेलेंस्की अभिक्रिया। हेल वोलार्ड में क्या होगा, देखो इस तरह का सिस्टम, RCH2, ठीक है, और ये COOH, इसमें क्या होगा, X2 जुड़ेगा, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहां से गैस निकलेगा, इसमें से एक गैस निकलेगा, ये लो, तो यहां से एक एक्स इस H को लेके निकल जाएगा, ठीक है, और X इसकी जगह जुड़ जाएगा, RCHX और COOH। ये हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है, एकदम इजियर वे में बता रहा हूँ आपको, ताकि 12th में आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, बस ये है। और मैकेनिज्म वगैरह ये सब आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैकेनिज्म वगैरह पूछी नहीं जाती है, तो फर्दर का काम है, आगे BSc का काम है, आप इतना लिखोगे देन ओके। हाँ, बट रिएक्शंस का नाम जरूर लिखना नीचे, ये क्या है, ये क्या, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और वो अल्फा हेलो, ये अल्फा कार्बन होगा, ये रिएक्शन तो क्या होगा, अल्फा हेलो, अल्फा हेलो एल्केनोइक, एल्कोक्सी एल्केनोइक कह सकते हैं आप इसे, नो मेंशन नहीं, हेलो, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, नो मेंशन, ठीक। ये हेल वोलार्ड वाली रिएक्शन आती है। आफ्टर दैट अगली बात देखेंगे तो उसके बाद विलियमसन सिंथेसिस, यस, उसके बाद है विलियमसन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ये ईथर की मैन्युफैक्चरिंग या प्रिपरेशन के लिए किया जाता है, सिंथेसिस रिएक्शन। देन क्या होगा, विलियमसन, विलियमसन संश्लेषण, संश्लेषण अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण। इसमें क्या होगा, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, ईथर के प्रोपोर्शन के लिए एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से करवानी है आपको, तो इसका X और इसका Na चला जाएगा, बचा हुआ जो पोर्शन है वो बच जाएगा, ROR, तो ये लो NaX, तो ये बन गया ईथर, डाई एल्किल ईथर, ठीक है। अगला और देखो, चलो साहब, ठीक है, ये हो गया फ्रिल-क्राफ्ट रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, दो रिएक्शन बची है, उसको करवा देते हैं।
कपलिंग रिएक्शन थी, इससे पहले कौन सी थी? कल फ्रीडल क्राफ्ट, एफसी। ओहो मुश्किल, एफसी। फिर अगली रिएक्शन है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, कोई सा भी एक कंपाउंड ले लो, एरोमेटिक ले लो, ये लो, ठीक है, कहीं से भी लगा दो, जैसे मान लीजिए फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन करवानी है आपको, ठीक है, देन आप आरएक्स की रिएक्शन करा दो, आरएक्स, ठीक है, ओके। तो यहाँ बेंजीन के साथ इसकी रिएक्शन करवा दे एल्किल हैलाइड की, बट इसमें खास बात ये रहेगी, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ठीक है। निर्जल, इसका मतलब क्या है, निर्जल, बिना पानी का एक मॉलिक्यूल भी नहीं रहता है, निर्जल AlCl3 इसकी प्रेजेंस में। तो कहीं से भी एक एच निकला, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सब जगह एच होता है, तो एक एच एक्स के साथ निकल जाएगा, ये लो HX, और ये R इसकी जगह आकर जुड़ जाएगा, दैट्स ऑल, ये एल्किल बेंजीन बन गया। अच्छा, इसका दूसरा तरीका एक और है, आप एसिटिल ग्रुप को भी जोड़ सकते हैं, कैसे, जैसे ये इसकी RCO और ये X कर देता हूँ, क्लोरीन ब्रोमीन जो भी लगाना लगा सकते हो। मान लीजिए यहाँ से निकालना है, तो H और X तो गया, ये बाकी सारा ऐसा कैसा ही होगा, तो ये क्या गया, ये गया HX, और ये RCO यहाँ पे जुट जाएगा, ये CO और ये R। ठीक है, ये बेंजीन। ये COR और ये HX निकल जाता है, तो एसिटिल ग्रुप इसके साथ जुड़ जाता है, ये फिल्क्राफ्ट वाली रिएक्शन होती है। उसके बाद में एक आती है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में देखो, कपलिंग रिएक्शन इट मींस युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया में क्या, जो बेंजीन डायजोनियम है ना, ये लो बेंजीन डायजोनियम, ये हैलाइड है, ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे करा दो आप, इसकी रिएक्शन करा दो आप फिनोल से, एक बार तो फिनोल से करा दो, ये फिनोल मैं यहां लिख देता हूँ, यस, तो फिनोल से कराएंगे, ठीक है, ओके। तो ये होगा क्या, आप इसको नॉर्मली ऐसे ही समझो, आपको Cl और H निकालना है, मैकेनिज्म वाले की बात छोड़ो, H और Cl निकाल, जो बच गया वो निकालना, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना, बस इतनी सी बात है इसमें। ये लो N डबल बॉन्ड N, और ये दिस वन ऑल्सो दिस वन, ये नाम हो गया पैरा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, एजो का मतलब नाइट्रोजन, एजोबेंजीन, और ये ऑरेंज कलर का होता है, ये ऑरेंज कलर का होता है। अगर ये बेंजीन डायजोनियम है, BDC बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है, और ये फिनोल है, फिनोल है, ठीक है, ओके। एक रिएक्शन हो रहा है कपलिंग में, ये लो N ट्रिपल बॉन्ड N, ये लो, और Cl माइनस, और इसकी रिएक्शन करा दो आप एनिलीन से, एनिलीन से करा दो, तो काम तो वही होना, आपको शॉर्टकट में ये समझना है बस, इसको कर लो आप, ये लो, ठीक है, Cl निकल गया, बाकी है, हालांकि Cl माइनस की फॉर्म में निकलता है, वो एक अलग प्रोसेस है, बट आप इतना ही समझो इसको, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, ये लो, इसका ये OH माइनस, ये बेसिक होता है, ये एसिडिक होता है, नो मेंशन, ताकि ये कॉम्प्लेक्स ना बने, यस। तो ये N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर ये एनिलीन, तो नाम क्या हो गया, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, एजोबेंजीन, ये लो, ये कैसा होता है, ये येलो कलर का होता है, पीला, ये पीले रंग का होता है, ये ऑरेंज यानी ऑरेंज कलर का, नारंगी रंग का, नारंगी कलर, ये कपलिंग रिएक्शन। तो बच्चों ये सारे की सारी रिएक्शन इस तरह की थी, ठीक है, ओके, सारे से हो गए, इसमें कोई बच्चा है तो और देख लेते हैं, बस ये लास्ट वाला यही था, काम की चीजें यही थी बस, और क्या, ठीक है, ओके, चलो ठीक है, हो गया सारा, ठीक है, ओके। अगर फिर भी अगर मान लीजिए आपको नहीं जाए तो कोचिंग में आते हैं, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, ओके, ओके, वेल डन, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।